नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। तो आज इंडिया गेट से हम आपको ये ढेर सारी खबरें बताएंगे फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में। आज की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, कल क्या कुछ हुआ, आज क्या कुछ होगा, ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। हर मॉर्निंग अपडेट, हर एक डिटेल के साथ में, रिपोर्ट्स के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिए। बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर दिल्ली के रानीबाग से, जहां पर पार्किंग को लेकर विवाद होता है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सब्जी वालों की पिटाई कर दी जाती है। जी, आपको बताएंगे मारपीट का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट में 3 सब्जी बेचने वाले जख्मी हो चुके हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कार वाले ने सब्जी दुकान में भी तोड़फोड़ की है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली के रानीबाग से, जहां पर पार्किंग को लेकर पहले विवाद होता है, बहसबाजी होती है और उसके बाद मारपीट तक की नौबत आ जाती है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। जो लोग घायल हो गए थे, जो सब्जी वाले घायल हो गए थे, कार वाले ने सब्जी की दुकान में तोड़फोड़ की है, ऐसे आरोप लगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तहकीकात करती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के रानीबाग में क्या कुछ हुआ पार्किंग विवाद को लेकर, वो आप देख रहे हैं। और भारत और चीन के बीच में रिश्ते फिलहाल सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। बॉर्डर एग्रीमेंट होने के बाद में फिलहाल दोनों जो सेनाएं हैं वो पीछे हट चुकी हैं और पेट्रोलिंग भी दोनों देशों के द्वारा फिलहाल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि डेमचौक में भारतीय सेना के द्वारा पेट्रोलिंग करना फिलहाल शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना ने 1 नवंबर से पेट्रोलिंग शुरू कर दी और साथ ही डेमचौक पर निगरानी की जा रही है। देपसांग पर जल्द ही पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि चीनी सैनिकों की पेट्रोलिंग की बात अभी सामने नहीं आई है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच इन दोनों इलाकों से पीछे हटने पर सहमति बनी थी। डिसएस्केलेशन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। उसके बाद में पेट्रोलिंग दोनों सेनाओं के द्वारा शुरू हो गई। दीपावली के मौके पर भी हमने देखा कि दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पर्व की शुभकामनाएं भी दी। और अब बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कर्नाटक में अपनी ही सरकार को चुनाव वादे पूरे करने की नसीहत दी है, जिसको लेकर के अब सियासत काफी ज्यादा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया, तो कांग्रेस बौखला गई है। आपको डिटेल में बताते हैं। सियासी वादों की सच्चाई, कांग्रेस की आफत आई। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು। चुनावी राजनीति में वादे और दावे तो चलते रहे हैं, लेकिन यही वादे कई बार पार्टियों और नेताओं के लिए राह के कांटे बन जाते हैं। खड़गे का बयान, कांग्रेस हुई परेशान। ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। दरअसल अपने चुनावी वादों की वजह से ही कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में खुलकर उतरने से पहले ही वादों के बाजार में फंसी नजर आ रही है। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಂತ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ। वादा तेरा वादा, जनता ये बोले उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां पार्टी की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नेताओं को समझा रहे थे और महाराष्ट्र चुनाव का रोड मैप भी बता रहे थे। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब खड़गे के इस बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। वो लगातार प्रचार अभियान के दौरान लोगों से वादे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। जब हमला इतना करारा होगा तो फिर तिल मिलाना लाजमी है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। इसलिए कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सुनिए क्या कहा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लगातार अपमान और तिरस्कार करना बीजेपी की अपनी कुंठा दिखाता है। शायद बीजेपी वालों को और नरेंद्र मोदी को यह दिक्कत है कि एक दलित, शोषित, वंचित समाज का व्यक्ति राजनीति के शिखर पर कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे बन गए। जिसको रेवड़ी आप कहते हैं वो जनहित जन कल्याणी योजनाएं, और अगर नरेंद्र मोदी जी आपको ऐसी जनहित जन कल्याणी योजनाओं से आपत्ति है तो आपत्ति रहे। कांग्रेस की ओर से चौतरफा हमले हो रहे हैं। खड़गे ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया और अपने पोस्ट में लिखा, झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिन की योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। खड़गे यहीं नहीं रुके, बल्कि बीजेपी में बी का अर्थ विश्वासघात जबकि जे का अर्थ जुमला भी लिखा। लेकिन बीजेपी को तो मौका मिल गया है और ये मौका खुद खड़गे ने ही दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के झूठ को एक्सपोज किया है। कांग्रेस पार्टी लोक लुभावन वादे तो करती है परंतु उनको डिलीवर नहीं कर पाती है, और इसकी बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के मॉडल को एक्सपोज कर दिया है। अब जब मौका मिल ही गया है तो बीजेपी सिर्फ खड़गे तक ही क्यों रुके, अब तो निशाने पर राहुल गांधी भी आ गए हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनाव से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये सियासी लड़ाई अब विधानसभा चुनाव तक चलेगी। कुल मिलाकर खड़गे ने सेल्फ गोल कर दिया है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। आगे बढ़ते हुए खबर यूपी से। यूपी की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नसीम सोलंकी, वो मौलवियों के निशाने पर आ गए हैं। जी हाँ, दरअसल नसीम सोलंकी ने एक मंदिर में पूजा की जिसको लेकर के विवाद अब खड़ा हो चुका है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। मंदिर में पूजा की जा रही है, महादेव को जल चढ़ाया जा रहा है और इसका है। ये महिला कौन है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन मंदिर में पूजा करके इसने जो किया है वो करना चाहिए या नहीं, इस पर मुस्लिम उलेमा का ज्ञान सुन लीजिए। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। महादेव की पूजा की ये तस्वीरें कानपुर की हैं और जो पूजा करती नजर आ रही हैं वो है नसीम सोलंकी, जो सीसमाऊ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी हैं। चूंकि वोट का मामला है इसलिए नसीम सोलंकी जो दीपावली के मौके पर वन खंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर शिवलिंग के पास दीप जलाया तो ये गुनाह हो गया। मौलाना के मुताबिक नसीम ने पाप किया है। इसको लेकर नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है और उनके पाप का प्रायश्चित क्या हो सकता है ये भी जान लीजिए। उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी के इस कृत्य को इस्लामी मान्यताओं के विपरीत बताया है। राजनीतिक माहौल में इस पूजा अर्चना को चुनावी प्रचार के साथ साथ धार्मिक आस्था के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी का डर बता रही है। पूरे मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए जो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति में लाभ पाने के लिए, मुस्लिम वोट का इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। उनका असली चरित्र आप देख लिए। जो इंसान अपने मजहब का नहीं हो सकता वो कैसे समाज का हो सकता है। चुनाव सिर पर है, वोट की राजनीति है, इसलिए कई काम करने पड़ते हैं। उस पर सियासी वार और पलटवार भी होते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा गुनाह नहीं जिसको लेकर फतवा जारी किया जा सके। क्या इस्लाम में किसी दूसरे मजहब का सम्मान गुनाह होता है? सवाल कई हैं, लेकिन यहाँ मुद्दा तो सिर्फ वोट है। पर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से, जहां पर परंपरा के नाम पर खेले जाने वाला कलंगी और टुर्रा दल के बीच हिंगोट युद्ध जम करके खेला गया। अब ये हिंगोट होता क्या है, मुगल लड़ाकों से बचने के लिए यहाँ के लोग कैसे चलाते हैं हिंगोट, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये सीन खतरनाक है, ये तस्वीर खौफनाक है। यहाँ दो गुटों में आग की लड़ाई चल रही है। हजारों लोगों की भीड़ जमा है और दोनों तरफ से आग के गोले फेंके जा रहे हैं। तुर्रा और कलंगी दल के लोग
एक दूसरे पर जलते तीर फेंक रहे हैं। एक हाथ में ढाल है तो दूसरे हाथ से आग के गोले फेंक रहे हैं। इसे क्या कहेंगे, आस्था या परंपरा, या फिर आस्था और परंपरा के नाम पर मौत का खेल? बन गया उनका भैया, बन गया। आखिर यहाँ लोग हर साल क्यों जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं? दरअसल ये तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहाँ हर साल की तरह इस साल भी फेमस हिंगोट युद्ध का आयोजन हुआ। गौतमपुरा और रोणजी दलों के योद्धाओं ने एक दूसरे पर अग्नि बाणों की तरह हिंगोट से हमला किया। इस दौरान कलंगी और तुर्रा दल के योद्धाओं ने एक दूसरे पर आग के गोले बरसाए। इस पारंपरिक युद्ध को देखने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। हिंगोट युद्ध अंधेरा होने तक चला और इसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। इंदौर जिले में गौतमपुरा नगर परिषद क्षेत्र में प्रतिवर्ष दीपावली के अगले दिवस दोग पड़वा कहते हैं, यहाँ पर हिंगोट युद्ध का आयोजन किया जाता है। और इसमें बेसिकली यहाँ दो विलेज होते थे, एक रुणजी और एक गौतमपुरा। उसके दो गुट होते हैं, तुर्रा और कलंगी। उनके द्वारा पारंपरिक रूप से हिंगोट एक फटाका टाइप बनाते हैं और उसके माध्यम से ये लोग हिंगोट युद्ध लड़ते हैं। तो उसका आयोजन यहाँ प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी किया गया था। दिवाली के दूसरे दिन होने वाले इस विश्व प्रसिद्ध हिंगोट युद्ध के लिए प्रशासन भी पहले से मुस्तैद था। सालों पुरानी परंपरा निभाने के लिए इस बार भी गौतमपुरा के दोनों दलों के योद्धाओं ने कड़ी तैयारी की थी। आमने सामने आने से पहले शस्त्रों की तरह इस्तेमाल होने वाले हिंगोट का ढेर लगाया गया। इसके बाद तुर्रा और कलंगी दल ने अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन दिखाया। इस दौरान दोनों दलों ने एक दूसरे पर जलती हुई हिंगोट की बारिश कर दी। युद्ध में दोनों दलों के 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने लगभग 300 का बल डिप्लॉय किया था, जिसमें एसएएफ का भी बल है, जिला पुलिस का बल है और साथ में हमने तीनों तरफ एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड भी तैनात की गई थी। और अभी जो युद्ध है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। चूँकि हिंगोट से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, ऐसे 10 से 12 लोग अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। जो एम्बुलेंसेस की टीम है वो उनको लेके गई है इलाज के लिए। कोई भी गंभीर घायल होने की सूचना अभी तक नहीं है। आपको बता दें कि हिंगोट युद्ध की ये परंपरा मुगल कालीन है। मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए हिंगोट चलाए जाते थे। चंबल नदी की घाटियों से जब मुगल आक्रमण करते थे तब हिंगोट चलाकर उन्हें घोड़े से गिरा दिया जाता था। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली के उत्तम नगर से, जहां पर एक शख्स का मर्डर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह हॉस्पिटल रोड की घटना है उत्तम नगर की, और बदमाशों ने चाकू घोंट कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात शराब पीने के बाद कुछ लड़कों ने मृतक की कार सुनी हुई थी, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक के परिवार वालों का यह भी कहना है कि 4 से 5 चाकू मारे गए थे और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो पहले शादरा में चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या, और अब उत्तम नगर में शख्स की चाकू घोंटकर हत्या कर दी जाती है। एक के बाद एक मर्डर से दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। पक्की साजिश थी और पता नहीं क्या बात थी, क्या गुस्सा, बहुत बुरी तरह उनके चाकू मार उनका मर्डर करा गया और वो लोग बाहर कमरे तक छोड़ के निकल गए। उसमें एक महिला भी शामिल थी। प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद दिवाली के अवसर पर लोगों ने जम करके पटाखे फोड़े, जिस वजह से जबरदस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हुआ है। और इस बीच आपको दिखाएंगे कि कहां पर एक महज छोटी सी चिंगारी की वजह से 50 से ज्यादा झोपड़ियां आग की चपेट में आ जाती हैं और कहां पर मासूमों की जान भी चली गई है महज छोटी सी चिंगारी की वजह से। रिपोर्ट में देखिए। शहर शहर आग का कहर। मुंबई में 50 से ज्यादा झोपड़ियां राख। कोलकाता में जिंदा जले 3 बच्चे। मुंबई टू हावड़ा बेकाबू आग। दीपावली के मौके पर देश भर से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आग के आतंक की ये तस्वीरें मुंबई के अंधेरे की हैं। आग की ऊंची ऊंची और खौफनाक लपटें उठ रही हैं। भीषण आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची है। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले इलाके को खाली करा रहे हैं, तो वहीं फायर फाइटर के जवान आग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बावजूद आग फैलती ही जा रही है।
बताया जा रहा है कि पटाखों के एक गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और इस भीषण अग्निकांड में 50 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग अपने अपने सामान को लेकर भाग रहे हैं। हालांकि आग से किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र टू बंगाल आग ने जबरदस्त तबाही मचाई है। लोगों की काफी भीड़ लगी है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। तो वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की हैं। यहां पटाखे फोड़ने के दौरान घर में आग लग गई और इस खौफनाक हादसे में 3 बच्चों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, तभी पास में रखे कुछ पटाखों पर चिंगारी गिर गई, जिससे घर में आग लग गई और आग ने तीनों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई, तो वहीं बच्चों की मौत से इलाके के लोग गम में हैं। यूपी के भी कई शहरों में आग से भारी तबाही हुई है। तस्वीरें फिरोजाबाद की हैं, जहां पटाखों की चिंगारी से चूड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखा फोड़ने के दौरान चिंगारी फैक्ट्री पर आ गिरी, जिसके बाद क्या कुछ हुआ तस्वीर आपके सामने है। चंद ही मिनटों में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। दमकल कर्मियों ने घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। पंजाब में भीषण आग की घटनाओं ने लोगों को दहला दिया है। भीषण आग की ये तस्वीरें पंजाब के मोगा की हैं, जहां आग से जबरदस्त तबाही हुई है। खबरों के मुताबिक आतिशबाजी से रेडीमेड की दुकानों में आग लग गई और इस भीषण अग्निकांड में 8 दुकानें जलकर राख हो गईं। देश के अलग अलग कोनों से आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं, जो कि डरा देने वाली हैं, हैरान कर देने वाली हैं। ठीक ऐसी ही खबर द्वारका से अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक बस में अचानक से आग लग जाती है और देखते ही देखते चंद मिनटों के अंदर बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाती है। सवाल ये उठता है कि बस में आखिर अचानक से आग लग कैसे गई। पूरा मामला आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भीषण हादसा, खड़ी बस बनी आग का गोला। सड़क किनारे एक बस धू-धू कर जल रही है, जबकि पास में कई बस खड़ी नजर आ रही है। आधी रात में आग के आतंक की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां द्वारका सेक्टर 14 में विकास मॉल के सामने रोड के किनारे खड़ी बस में अचानक आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बस आग का गोला बन गई और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। वहीं आग की भयानक लपटों को देखकर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। चूंकि बस सड़क के किनारे खड़ी थी और बस में कोई सवार नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ी अनहोनी टल गई। बस में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। तो शहर शहर आग का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी भीषण अग्निकांड देखने को मिला। अब बड़ा सवाल ये है कि आग किन कारणों की वजह से लगी और आखिरकार कितने घंटों के बाद में आग पर काबू पाया जा सका, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जब आधी रात में आग लगी तो शहर में मच गया हड़कंप। आग की लपटें उठ रही हैं और दूर दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। हर तरफ भगदड़ और चीख पुकार मची है। तो वहीं पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुटे हैं। आग से तबाही की ये तस्वीरें लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र की हैं, जहां देर रात एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी वहां कई लोग काम कर रहे थे और लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। तो वहीं धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। सबसे पहले आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस भीषण अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है।
और चलिए अब आपको कोयम्बटूर की तस्वीर हम दिखाते हैं, जहां पर ईशा योग केंद्र में दिवाली फेस्टिवल का बहुत ही शानदार और भव्य आयोजन हुआ। यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों ने अपने मनमोहक और खूबसूरत नृत्य से सबका दिल जीत लिया और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोगों की मौजूदगी भी वहाँ पर है। करते हैं बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान, जिनका आज बर्थडे है और उनके फैंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। आपको बता दें शाहरुख खान 59 साल के हो गए हैं। किंग खान के फैंस के लिए उनका जन्मदिन किसी फेस्टिवल, किसी त्योहार से कम नहीं है। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए कल देर रात ही फैंस की मौजूदगी शाहरुख खान के बंगले के बाहर में रही। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 59 साल के हो गए। इस मौके पर किंग खान के फैंस उन्हें देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मुंबई स्थित शाहरुख खान के घर मन्नत की हैं, जहां आधी रात में उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग अपने चहेते एक्टर को देखने के लिए पहुंच गए। क्या महिला और क्या पुरुष, यहाँ तो बच्चे और बुजुर्ग भी स्टार एक्टर की एक झलक पाने के लिए उनके घर के आगे डटे नजर आए। तो वहीं फैंस की भारी भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। पुलिस लोगों को समझा बुझाकर घर लौटने के लिए कहती रही, लेकिन शाहरुख खान के फैंस टस से मस नहीं हुए। प्रशंसकों की भारी भीड़ की वजह से रोड पर जाम लग गया। किंग खान इस बार अपना बर्थडे करीबी दोस्तों, परिवार वालों के अलावा बॉलीवुड के सितारों के साथ भी सेलिब्रेट करेंगे। बताया जा रहा है कि किंग खान के बर्थडे पर पत्नी गौरी खान ने ग्रैंड पार्टी का ऐलान किया है। 250 से ज्यादा मेहमानों को दावत दी है, जिनमें कई बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं। रणवीर सिंह, सैफ अली खान और करीना कपूर खान को न्योता दिया गया है। तो वहीं करिश्मा कपूर, एटली जोया अख्तर, फरहा खान को भी बुलावा मिला है। आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और अनन्या पांडे को भी निमंत्रण दिया गया है। खबर ये भी आ रही है कि शाहरुख खान इस खास मौके पर अपनी अगली फिल्म किंग का ऐलान कर सकते हैं। इस फिल्म से ही सुहाना खान बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं। शाहरुख इसमें डॉन के किरदार में दिख सकते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर अरविंद सावंत ने विवादित बयान दे दिया। दरअसल अरविंद सावंत ने एनसी पर विवादित बयान दिया है। अरविंद सावंत और शाइना के बीच में शुरू हुई ये जंग अब थाने तक जा पहुंची, जहां पर शाइना का ये कहना है कि अरविंद सावंत को माफी मांगनी चाहिए। वहीं अरविंद सावंत लगातार सफाई देने में जुटे हुए हैं। डिटेल में आपको दिखाते हैं। संग्राम छिड़ा है, नारेबाजी हो रही है, मामला थाने तक पहुंच गया है। महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और सब हो रहा है सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ। किसी भी महिला के लिए बहुत ही अपमानास्पद शब्द है, तो उन्होंने शाइना जी से इस बारे में माफी मांगनी चाहिए। वो सांसद है, सब कुछ है, वो बात नहीं। उनके घर में भी माँ, बहन, बेटी सब कुछ है, लेकिन एक कोई भी महिला के लिए ऐसा गंदा यूज करेगा वर्ड कि माल, क्या शब्द है ये माल। ये इतने ऊंचे पद पर है, एक नारी के खिलाफ कोई भी नारी हो, वो एक नारी, एक अब हम लोग भगवान के हिसाब से मानते हैं, माँ लक्ष्मी के रूप से, सरस्वती के रूप से मानते, उनका अपमान करना गलत है। अपनी वाइफ से बात करते हैं ऐसा, आज जो सब लेडीज है ये इज्जत दे रहे इनको, हाँ ये अच्छा नहीं है। उनको तो माफी मांगनी ही चाहिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अरविंद सावंत ने ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर महिलाएं नाराज हैं और माफी मांगने की बात उठ रही है। तो पहले ये सुन लीजिए। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। सुना आपने, जब जुबान पर लगाम नहीं होगा तो फिर संग्राम तो मचना ही था। वही हो रहा है। एक तरफ अरविंद सावंत हैं तो दूसरी तरफ शाइना एनसी। चूंकि मौका चुनाव का है तो फिर क्या, अरविंद सावंत के खिलाफ शाइना ने मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। महाविनाश आघाड़ी के
अरविंद सावंत मुझ जैसे प्रोफेशनल महिला को क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेड माल। मुझे लगता है ये ना सिर्फ उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है, सोच विचार, लेकिन वहां उपस्थित थे कांग्रेस के एमएलए अमीन पटेल जो हंस रहे हैं ये कमेंट के ऊपर। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अरविंद सावंत के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ निशाना साधा है बल्कि बाला साहेब ठाकरे का भी जिक्र किया। म्हणजे हे दुर्दैवी आहे की या महाराष्ट्रामध्ये महिला भगिनींचा अपमान करणं हे खरं म्हणजे ज्यांनी केलंय, आता या लाडक्या बहिणी सगळे मिळून त्यांना घरी बसवतील, त्यांना योग्य ती जागा दाखवतील। बाळासाहेब असते आणि कुणी शिवसैनिकांना असं केलं असतं तर थोबाड फोडलं असतं। अरविंद सावंत के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी महाभारत छिड़ गया है। मामला बिगड़ता देख अरविंद सावंत अब सफाई दे रहे हैं, किसी का नाम नहीं लेने की दुहाई दे रहे हैं और अपने खिलाफ माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। They want to set a narrative right now. It's not so. In fact, what I said, you show the full things. You know, she is not the residing in that assembly. And the modesty of a woman is always honored by Arvind Sawant. Never ever. दरअसल शाइना एनसी 28 अक्टूबर को बीजेपी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गई थी। शिंदे ने उन्हें मुंबा देवी से उम्मीदवार बनाया है। मुंबा देवी सीट पर शाइना एनसी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल से है और जब अरविंद सावंत विवादित बयान दे रहे थे तो अमीन पटेल भी उनके साथ थे। इसलिए माहौल को शांत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि बात जुबान से और तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। महाराष्ट्र चुनाव में सावंत का ये बयान महाविकास अघाड़ी को कहीं महंगा न पड़ जाए। और इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली में AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली के बाद में हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार इलाके में AQI 382 दर्ज किया गया है। IGI एयरपोर्ट के पास AQI जो है वो 324 पर पहुंच चुका है। तो दिवाली के बाद से दिल्ली में सांस लेने की दिक्कत काफी ज्यादा लोगों को हो रही है। आज फिर से दिल्ली में जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में है। तो हालांकि उचित कदम भी उठाए जा रहे हैं। कई जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे ना हो पाए और पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल रखा जा पाए। लेकिन फिलहाल जो गुणवत्ता है वो लगातार खराब श्रेणी में पहुंचती जा रही है। 400 के पार AQI पहुंच गया है। ऐसे में सांस लेने में दिक्कतें दिल्ली वासियों को हो रही हैं। दीपावली पर जिस तरीके से आतिशबाजी हुई, हालांकि बैन थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, उसके बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी के ऊपर असर इसका जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या लोगों के लिए बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक डर का माहौल बना हुआ है। क्योंकि दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 298 है, यानी 298, जो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि यह खराब श्रेणी में आता है। यानी कि दिल्ली की हवा जो है वो साफ नहीं है, वह जो है प्रदूषित है। PM 2.5 और PM 10 जैसे जो जहरीले कण होते हैं वो कण दिल्ली की हवाओं में तैर रहा है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए, ये मैं इस वक्त मैं अक्षरधाम पे मौजूद हूं और जिस तरीके से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है उसका असर साफ तौर पर दिल्ली की फिजाओं में देखा जा सकता है। किस तरीके से एक धुंध का माहौल बना हुआ है। ये कोई फॉग नहीं बल्कि ये स्मॉग है, जिसमें पॉल्यूशन और फॉग दोनों का मिक्सचर है। और ये स्मॉग जो है ये कहीं ना कहीं लोगों के फेफड़ों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जिस तरीके से दिवाली के बाद से अचानक से एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो उछाल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक खतरे की घंटी है। क्योंकि जिस तरीके दिवाली से पहले भी दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली मानी जा रही थी, दिल्ली की हवा जो है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित थी, और उसके बाद से जब दिवाली की रात जमकर दिल्ली में आतिशबाजी हुई तो कहीं ना कहीं उस आंकड़े में एक इजाफा देखने को मिला। और इस बीच एक बड़ी खबर, आज गुजरात में अमित शाह के घर पर स्नेह मिलन समारोह होगा। बड़ी संख्या में बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर नववर्ष के मौके पर शाह के घर पर समारोह रखा गया है। अहमदाबाद में सुबह 9 बजे से स्नेह मिलन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बड़ी संख्या में बधाई देने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होते हुए आज नजर आने वाले हैं। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआ
तो आज गुजरात में अमित शाह के घर स्नेह मिलन समारोह, उससे जुड़ी हुई है बड़ी खबर।